जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं CUET 2023 के पेपर में पूछे गए जनरल टेस्ट के सेक्शन में रीजनिंग के सभी सवालों का बेस्ट सॉल्यूशन एग्जाम अप्रोच के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और उस एग्जाम में बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं या मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना कि उसमें पेपर में अभी तक कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसा ट्रेंड रहा है। तो देखते हैं CUET 2023 का पेपर कैसा आया था। वैसे मैंने 2024 के पेपर के सॉल्यूशन कराए हैं, आप एक बार जाके वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और 2023 में पूछे गए सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस का बेस्ट सॉल्यूशन देखते हैं। चलो देखो। सॉरी। देखो, तो आज ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। सेम यही देखो, देख रहे हो प्रीवियस ईयर लगाने से क्या फायदा होता है कि यही जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन इन्होंने CUET 2023 में पूछा है, वैसी सेल्फ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन इन्होंने CUET 2024 में भी पूछा है ना। देखो चलो सॉल्व करते हैं। मुझे लास्ट का आपको एग्जाम में चेक करना है अलग ऑप्शन कौन सा है, डिफरेंट डिफरेंट को चेक करना। तो लास्ट का मुझे सब में अलग दिख रहा है, तो लास्ट चेक करते हैं। A1 पे आता है, C3 पे आता है तो प्लस टू प्लस टू। G7 पे आता है ना, E5 पे। I9 पे आता है तो यहाँ पे हो गया प्लस प्लस टू, है ना। यहाँ I9 है तो इसमें भी क्या होगा, प्लस टू होगा। प्लस टू होगा, I9 पे आता है तो हमारे पास आएगा 11। 11 पे आपका क्या आता है, K। तो हमारा क्या आएगा, K आएगा। ठीक है, K आएगा तो यहाँ पे K हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पे चेक करते हैं। नेक्स्ट पे चेक करते हैं। अब देखो बीच में ये सब जगह पर मुझे यहाँ पे क्यूब दिख रही है। एक की क्यूब, दो की क्यूब, तीन की क्यूब, चार की क्यूब, पांच की क्यूब, तो अगली क्या आएगी, छह की क्यूब। छह की क्यूब आपका आंसर होगा, है ना। तो लास्ट में हमारा क्या है, तो छह की क्यूब की क्या होती है, 216। तो 216 के केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। सवाल में उतना ही सॉल्व करना जितने की जरूरत हो आपको, है ना। ये हमारा रैंकिंग ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन दे रखा है। देखो, Amar is 16th from the left and in a row of boys, and Vishal is 18th from the right, and Satish is 11th towards the right of Amar and third towards the right of Vishal's side end. How many boys are there in a row? अच्छा, आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं कि रो में कितने टोटल बॉयज है। अच्छा, अगर आपको टोटल फाइंड करना है तो हमारे पास क्या होता है इसमें, इस पूरे चैप्टर में मेनली एक ही फॉर्मूला काम करता है जो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट -1 = टोटल, है ना। अगर ये ऊपर से है तो टॉप, ये अगर ये देखो ये तो हॉरिजॉन्टल में हो गया, अगर ये वर्टिकल में है तो टॉप प्लस बॉटम -1 = टोटल। तो अगर आपको टोटल फाइंड करना है तो आपको किसी भी एक, हमारा टारगेट रहेगा किसी भी एक व्यक्ति की या किसी भी एक पर्सन की, हमें दोनों साइड से, राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से हमें उसकी पोजीशन पता लग जाए, तो हम क्या है टोटल हमारा निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले में पुट करके, है ना। तो चलो देखते हैं। देखो अमर क्या है, अमर आपका जो है 16 फ्रॉम द लेफ्ट है। अमर क्या है, 16 है लेफ्ट हैंड से। ओके, एंड विशाल इज 18 फ्रॉम द राइट। विशाल जो हमारा है, विशाल हमारा क्या है, 18 है। 18 है कहाँ से, राइट हैंड से। ठीक है, राइट हैंड से 18 है। एंड सतीश इज 11th टूवर्ड द राइट ऑफ अमर एंड थर्ड राइट टूवर्ड द ऑफ द विशाल साइड एंड। ठीक है, जो सतीश है वो क्या है, अमर के राइट हैंड से है। अमर का राइट इस तरफ है, अमर का राइट इस तरफ है। अमर के राइट से क्या है, राइट से 11वें स्थान पे है। अगर ये अमर 16वें पे है और जो हमारा सतीश है अमर के राइट से 11वें पे है, तो मतलब अमर, सॉरी, सतीश कितने पे है, सतीश हमारा जो लेफ्ट हैंड से है, सतीश हमारा लेफ्ट हैंड से 27th पोजीशन पे हो जाएगा भाई, क्योंकि ये 16 है लेफ्ट से,
और इसके भी राइट पे है, तो आपका क्या हो जाएगा, 11 प्लस हो जाएगा। तो सतीश हमारा लेफ्ट से 27 है। अब देखो, एंड टूवर्ड्स द राइट ऑफ द अमर एंड थर्ड टूवर्ड्स द राइट ऑफ द विशाल। विशाल की क्या है, विशाल के थर्ड राइट पे है। विशाल के अगर थर्ड राइट पे है तो वो विशाल के भी राइट पे होगा। तो इस चीज को हम ऐसे ना बना के, मैं एक तरीके से और बता देता हूँ हम इसे कैसे बना सकते हैं। देखो, वो विशाल जो हमारा सतीश है, इसके 11 11 क्या है, 11 इसके राइट पे है। तो सतीश की हमारी पोजीशन हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेफ्ट हैंड से हमारी 27 हो जाएगी। और हमें क्या कहा गया है कि और अमर के क्या है, थर्ड टूवर्ड द राइट ऑफ विशाल। विशाल के भी क्या है, राइट पे है, कितने, थर्ड पे। अच्छा, विशाल अगर राइट हैंड से हमारा 18 पे है और इसके भी थर्ड राइट पे है, अगर थर्ड राइट पे सतीश है, तो सतीश की राइट हैंड से पोजीशन क्या होगी, राइट हैंड से 15th हो जाएगी, है ना। विशाल की क्या है, विशाल की हमारी राइट हैंड से 18 दी है, अब इसके भी राइट में है, राइट के राइट में है। तो हमारा क्या, सतीश हमारा राइट हैंड से 15 पे आ जाएगा। और हमारा लेफ्ट हैंड से में पता था अमर है, और लेफ्ट हैंड से अमर के 11th राइट पे है, तो हमारा लेफ्ट हैंड से 27 पे है। तो सतीश की हमारे पास दो प्लेस वैल्यू आ गई कि भाई लेफ्ट से सतीश कितना है, 27 पे है लेफ्ट से। और हमारा राइट से कितने पे है सतीश, राइट से हमारा 15 पे है। तो अब आप क्या करोगे, इसको टोटल करने के लिए इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएंगे रॉ में। कि दोनों साइड से वैल्यू पता, प्लेस वैल्यू पता लग गई ना हमें, कि दोनों साइड से हमारा कौन सी रैंक पे है सतीश। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल 2 3 42 42 माइनस वन इज इक्वल टू 41। 41 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो, आपसे क्या बोला गया, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंटिन्यू द सीरीज स्टेबलाइज्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर। मतलब आपको ये बताना है कि यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, ठीक है, जो आपकी सीरीज को कंटिन्यू करेगा। अच्छा, आप यहाँ पे देखो, पहले तो मुझे देखो एक एक लाइन सब में एक्स्ट्रा होती दिख रही है। तो पहले मैं एक लाइन देखो, इसमें लाइन देखो, 1 2, मैं इसको जरा कलर चेंज कर देता हूँ आपको बेहतर दिखे, ताकि ये वाला देखो, 1 2 3 4, कितने, 1 2 3 4, 4 है, इसमें चेक करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे हो एक एक इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे कितनी थी, 4 थी, भिंडिया है ना, 4 स्टिक्स थी। यहाँ पे 5 हो गई, और यहाँ पे कितनी, 6 हो गई। तो नेक्स्ट में 7 होगी। कितनी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट में 7 है, तो यहाँ पे भी 1 प्लस होगा, तो यहाँ पे कितनी, 8 होगी। जो भी साइड्स होंगी हमारी कितनी, 8 होगी। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो ये कट हो जाएगा हमारा, है ना। नेक्स्ट पे आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है, तो अभी मैं आगे ही चेक कर लेना चाहिए, उसी में हमारा फायदा है, क्योंकि नेक्स्ट में भी देखो 8 है। तो ये हमारे तीन ऑप्शन बचे रह गए इससे। देखो, इसमें भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, ये आप देखो, इससे इसमें क्या हुआ है, ये वाली जो फिगर है हमारी, ये वाली, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री हमारी ऐसे क्लॉकवाइज टर्न हो जा रही है। तो ये जो फेस आपको ऐसे दिख रहा था, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फेस आपको यूं करके दिख रहा है, वो नेक्स्ट में हमारा क्या हो जा रहा है, यूं हो जा रहा है फेस। देखो, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाले की, ये हमारा यूं हो गया, है ना। नेक्स्ट में देखो, फिर ये क्या हुआ, फिर ये 90 डिग्री राइट को टर्न हो गया। अब ये देखो, ये यूं हो गया। फिर ये 90 डिग्री टर्न हुआ राइट को, तो ये यूं हो गया। नेक्स्ट में ये जो है 90 डिग्री टर्न होगा, और इस तरफ को होगा इसका फेस। इस तरफ में अब देख लो किसका फेस है। और हाँ, 90 डिग्री फेस राइट को होगा, फिर इस तरफ से इंक्रीज हो अप में, है ना। तो आप देखो किस तरफ में क्या होंगी चीजें, 90 डिग्री किस में टर्न है, इसमें नहीं है,
इसमें देखो टर्न है और इसमें भी टर्न है। अब आप देखो आपकी जो लाइंस थी वो किस तरफ से इंक्रीज हो रही थी। ये इस तरफ का टर्न हो रहा था तो इस तरफ से इंक्रीज हो रही थी, है ना। इस तरफ गया, इस तरफ को इंक्रीज हुई, है ना। अब ये इधर है तो ये इधर को इंक्रीज होगी। तो जब इसका फेस इधर होगा तो ये नीचे से जो आपकी एक लाइन है यहाँ पे बढ़ जाएगी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये यूं हो जाएगा ना, यूं करके, यूं, फिर यूं, फिर ये चीज यूं बढ़ेगी, है ना। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट द नून बाय 20 minutes part 6 द आर एंड हेड हैज टर्न थ्रू। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो भी मेरे को प्रीवियस ईयर पेपर मिला था या बुक मिली थी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर का पेपर दिया था, तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 18 दिया था। तो इसको मत ध्यान देना, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखो, और वहां पे उसमें आर एंड भी मिसिंग था, तो आर मैंने पेन से लिखा था बाद में। देखो क्या है कि एक क्लॉक है जो क्या कहते हैं, उसमें आपसे पूछा गया है, एक क्लॉक है जो दोपहर में चलना चालू करती है। तो वो 6 बज के 20 मिनट तक में उसने क्या है, उसके आर हैंड ने, जो आपका दो हैंड होते हैं ना हमारे भाई घड़ी में, एक हमारा कौन सा होता है, एक मिनट हैंड, मिनट हैंड, दूसरा आर हैंड, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आर हैंड ने 6 बज के 20 मिनट तक कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा। अच्छा, जो आर हैंड होता है हमारा, पूरे डायल में 12 घंटे होते हैं, पूरे डायल में 12 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे में आर एंड कितने बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है सबको, है ना। तो एक, अगर क्या कहते हैं 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगा तो 6 घंटे में कितना बनाएगा, 6 घंटे में हमारा बनाएगा, 6 घंटे में हमारा कितना बनाएगा, 6 × 3 = 18, 180 डिग्री बनाएगा। क्लियर, क्योंकि 1 घंटे में अगर 30 डिग्री बना रहा है तो 6 घंटे में 180 डिग्री बनाएगा। अब इसमें क्या गया, ये 20 मिनट और है, तो ये 20 मिनट के लिए और प्लस होगा। 20 मिनट के लिए कितना प्लस होगा, अगर देखो पूरा 1 घंटा वो चलता तो 30 डिग्री बनाता, लेकिन वो कितना चला है, 20 मिनट चला है। 20 मिनट चला मतलब अपना 1/3 चला है। 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और वो कितना, हमें केवल 20 मिनट चलाना है, तो 30 का भी 1/3 हो जाएगा, 1 3 से करोगे 10 डिग्री, तो इसमें 10 डिग्री आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका 190 राइट आंसर होगा। ये आप सवाल सारे मन में भी कर सकते थे, इन्हें लिखने की इतनी जरूरत नहीं थी। आप मन में भी सोच सकते थे कि अगर 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है तो 6 घंटे में 180 डिग्री, और 1 घंटे पूरा चलता तो 30 डिग्री बनता, और उसे 1/3 ही चलना है, 20 मिनट ही केवल चलना है, तो 1/3 प्लस हो जाएगा 10 डिग्री, 190 इज राइट आंसर। अब ये 3D क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया। 3D क्यूब में आपको क्या पूछा गया है, इसमें क्यूब्स को आपको काउंट करना है। चलो इसे काउंट करते हैं। देखो, इसे काउंट करने के कई तरीके होते हैं, आप इमेजिन भी करके कर सकते हो, या सबका सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन मैं कहूंगा इसे फ्लोर वाइज काउंट करो, फ्लोर वाइज। अच्छा, फ्लोर वाइज में भी क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें जो चीजें दिख रही हैं उन्हें तो हम डायरेक्ट काउंट करते चले, जैसे कि देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 1 1, 4 क्यूब्स ये हो गए, 4। अब देखो इसमें जो आएगा ये सेकंड फ्लोर है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर था, ये हमारा सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पे दो हमारी क्यूब होंगे, तो यहाँ पे 2 2 2 होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 2 2 सर ने क्यों लिखा। अच्छा देखो, ये 3D में है, आप इमेजिन करो अगर ये वाला यहाँ पे एक रखा गया है, इसके पीछे भी जो एक आपको होगा क्यूब होगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्यूब ऐसे ही तो रखा होगा जो पीछे होगा, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, और इसके सामने वाला हमें दिखाई दे रहा है, ये यूं करके, है ना। तो ये वाला जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है ये भी तो एक क्यूब होगा। तो जब आप सेकंड फ्लोर पे जाओगे तो यहाँ पे दो होंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि पीछे वाला हवा में झूल रहा होगा, है ना। तो पीछे दो क्यूब्स होंगे, तो 2 4 6, आपके कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर। अब देखो इससे पीछे एक फ्लोर आप ऊपर बढ़ गए, ये देखो आप फर्स्ट फ्लोर पे थे, सेकंड फ्लोर पे, फिर थर्ड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे मतलब 3 3 क्यूब रखे होंगे। इसके नीचे क्या है, ये तो क्यूब हो गई, इसके नीचे दो और होंगे, तो टोटल कितने होंगे, यहाँ से 3 मिलेंगे हमें, 3 मिलेंगे। यहाँ से कितने मिलेंगे हमें, 3 मिलेंगे, और यहाँ से भी 3 मिलेंगे, तो 3 3 कितने हो गए, 6 6 क्यूब और हो गए।
अब देखो ये फाइनल वाले में कितने होंगे? अब तक आप कितने फ्लोर चढ़ के आ गए हो? 3 फ्लोर चढ़ चुके हो और ये चौथा है। तो चौथे पे 1 है, 1 इंटू 4, तो आपको यहाँ पे कितने मिल जाएंगे? यहाँ पे आपको 4 मिल जाएंगे, है ना? क्योंकि एक तो जो हमें दिख रहा है, विजिबल है, वो तो हो गई, उसके नीचे 3 और होंगे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो 6 6 12, 12 और 8 20, 20 20 इज द राइट आंसर। इमेजिन करते और फटाक से करते, जैसे यहाँ पे गिन लिया, 1 4 हमें भाई दिख रहे हैं, फिर 2 वाले 3 है 6, फिर 3 3 वाले 2 6, और फिर आपका पीछे एक 4, तो आपको वो टोटल 20 मिल जाते हैं। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, जितना मन में चीजों करोगे उतनी जल्दी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, अच्छा जिस बच्चे को डायरेक्शन में दिक्कत हो या याद ना हो तो वो ऐसे भी बना सकता है, लास्ट में अपना कंपास टाइप बना ले, डायरेक्शन सारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ताकि उसे बाकी चल के दिक्कत ना आए। चलो, अब इसमें तो सीधे सीधे जैसे क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते चलो, आपका आंसर आपके कदमों में आ जाएगा। देखो, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, रवि वॉक्स 30 मीटर। रफी का नॉर्थ की तरफ फेस है और 30 मीटर मूव कर रहा है, 32 मीटर मूव कर लिया। ठीक है, नॉर्थ में। अब देखो क्या हो रहा है, 30 मीटर नॉर्थ में क्या चल लिया। ही देन टर्न्स लेफ्ट, वॉक्स 50 मीटर, लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट टर्न लेता है तो फिर 50 मीटर चलता है, 50 हो गया, है ना? 50 हो गया, अब 50 चल लिया। अब इधर देखो, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। अच्छा, इसके रेफरेंस बनाओ, वापस उसने लेफ्ट टर्न लिया तो इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, वापस क्या है, 30 मीटर चल रहा है, तो जितना इधर चलाया था उतना इधर चला है, वापस आ गया उसी जगह पे। अब देखो, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन टुवर्ड्स विच डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन आपको क्या पता लग रही है भाई? वो पहले यहां से चला था पॉइंट ए से, अब वो पॉइंट बी पे है, तो कौन सा है? कहीं ना कहीं वेस्ट में है, वेस्ट में है। और कितने, भाई 30 से 30 तो कैंसिल हो गया, 30 ऊपर गया था और 30 डाउन आया था, 30 30 कैंसिल हो गया। 50 मीटर, ऊपर जितना डिस्टेंस है 50 है तो नीचे 50 होगा। 50 मीटर वेस्ट में है, 50 मीटर वेस्ट इज द राइट आंसर। अच्छा, आपको ये मीटर देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता लग रही है कि वो सीधे वेस्ट में है, और वेस्ट से केवल एक ही ऑप्शन था, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी आंसर इसका निकाल सकते थे, या 50 मीटर भी राइट देख के निकाल सकते थे। आंटी ने इसे बहुत इजी बना दिया था। कभी कभार सवालों को ना ऑप्शंस और इजी कर देते हैं, और कई बार ऑप्शंस टफ भी कर देते हैं, तो आपको वो चीजें पेपर में देखनी पड़ेंगी। जितनी सवाल पे नजरें रखो उतनी ही ऑप्शंस पे भी रखो। देखो, अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व करके सीरीज को कंप्लीट करना है। देखो, ब्लैंक व्हाइट है, ब्लैक है, व्हाइट है, तो नेक्स्ट में ब्लैक आएगा, ब्लैक से एक ही ऑप्शन है, मैं आगे चेक भी नहीं करूंगा, वही राइट आंसर है। वरना आप देख सकते हो, एक बार ट्राइंगल बाहर आ रहा है, स्क्वायर अंदर आ रहा है, एक बार स्क्वायर अंदर, सॉरी, एक बार स्क्वायर अंदर है, ट्राइंगल बाहर है, एक बार ट्राइंगल अंदर है और स्क्वायर बाहर है, अगली बार ट्राइंगल बाहर होगा, स्क्वायर अंदर होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो, फाइंड फ्रॉम द अमोंगस्ट द फिंगर वन which resembles the pattern formed when the transparent sheet is folded along the dotted line। अच्छा, ये डॉटेड लाइन से जब हमारी शीट को फोल्ड किया जाएगा तो हमारा ये जो ट्राइंगल है कैसा दिखेगा? अच्छा, एक बात बताओ, जब ये शीट ऊपर को फोल्ड होगी, ऐसे फोल्ड होगी ऊपर को, तो ये जो आपका ट्राइंगल है ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही रहेगा और ये वाला इस तरफ ही रहेगा। और वही चीज जब एक बार आपकी ये शीट इस तरफ को फोल्ड हो जाएगी, तो ये जो है, ये जो आपका राइट पे जो ये आपका फिल है, ये लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। और ये आपकी उल्टी है तो उल्टी ही रहेगी, है ना? तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये वाला ट्राइंगल है, फोल्ड होने के बाद शीट में ऐसा दिखाई देगा, इस तरफ ये फिल और इस तरफ ब्लैंक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना? एक बार फोल्ड करोगे तो ऐसा हो जाएगा और दूसरी बार फोल्ड करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट भी कर सकता है, या टेलीग्राम चैनल है हमारा द रीजनिंग राजा नाम से, उस पे मुझे अपने डाउट्स भी सेंड कर सकता है, या कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है, हम उसका जवाब जरूर देंगे जब हमारे पास टाइम होगा, या जैसी हमें कमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, देखो, ये सिलॉग का क्वेश्चन है। देखो,
इसमें आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको देखो जो भी स्टेटमेंट दी गई ये नहीं आपको रियल में कुछ अलग होती हैं और इसमें कुछ अलग दिया है, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको इसमें ही जो स्टेटमेंट दी है उसको ट्रू मानना है, 100% ट्रू मानना है, फिर बताना है आपको आंसर। चलो देखो, ऑल हॉर्सेस आर गॉड्स। ऑल हॉर्सेस आर क्या है? गॉड्स। गॉड्स। नो गॉड इज डोंकी। नो गॉड, गॉड इज डोंकी। कोई भी गॉड डोंकी नहीं है। नो हॉर्स इज अ गॉड डोंकी। नो हॉर्स इज अ डोंकी। बिल्कुल राइट है, क्योंकि भाई जितने भी हॉर्स हैं सारे के सारे गॉट हैं, और गॉट और डोंकी के बीच में नो का रिलेशन है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एटलीस्ट सम गॉड्स आर हॉर्सेस। कम से कम कुछ क्या है, गॉट जो है वो हॉर्सेस है। बिल्कुल राइट है भाई, दे तो रखा है। ये जितने भी गॉट है इसमें से कुछ जो है, ये जितना ये वाला पार्ट है वो सारे क्या है, हमारे हॉर्सेस ही तो हैं, तो हमारा ये भी राइट हो जाएगा। तो 1 और 2 बोथ फॉलोज। ठीक है। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन आए ना तो पेपर में एक बार इंस्ट्रक्शन चेक कर लेना, कई बार पूछ लेता है कौन सा कंक्लूजन राइट नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट राइट। जैसे यहाँ पे तो राइट पूछा है, लेकिन कई बार क्या यहाँ पे दे देता है विच इज नॉट राइट। तो ऐसे में आप सही करके आओगे, आपको तो लगा हमने सही किया, पर गलत हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन ने नॉट राइट पूछा है ना। चलो अगले सवाल पे आते हैं। रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो, *4 दिख रहा है, 160 प्लस है, यहाँ 160 प्लस है, ये बैठ नहीं रहा है। ये *4 दिख रहा है, देखो 6 × 24 और 4 × 16 *4। *4 *4, समझ गए? *4 जब हर जगह *4 है, तो ये भी सीरीज यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। सीरीज में ये जो दे रखा है रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी आपको *4 ही होना चाहिए। यहाँ पे भी क्या होगा हमारा, *4 ही होना चाहिए। *4 होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, *4 होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, *4 होगा यहाँ पे, तो हमें मिलेगा 160। 160, अब देखो आगे क्या है, 640 आ रहा है क्या? अगर इसमें भी *4 करोगे तो आपको 640 मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट। ये हमारा 200 क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि आर्ग्यूमेंट कौन सी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। देखो इसमें आपको क्या है, आपको अपनी कॉमन सेंस का यूज करना पड़ता है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। जो आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव नहीं देने हैं, आपको क्या है, सवाल में एक आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, एक सिचुएशन दे दी जाएगी, और नीचे क्या है, उससे रिलेटेड दो आर्गुमेंट्स दी जाएंगी। आपको बताना है कि कौन सी आर्गुमेंट ठीक है। कोई भी आर्गुमेंट कोई वैलिड रीजन दे तो वो आपकी आर्गुमेंट क्या होगी, राइट होगी। और अगर कोई इनवैलिड रीजन दे तो वो रॉन्ग होगी। या हमारी क्या है, सोशल लाइफ से रिलेटेड अगर वो कोई गलत परसेप्शन से या कोई गलत बात कहता है तो भी वो रॉन्ग होगी। और किसी भी बात को कहने के लिए हमारे पास एक वैलिड रीजन होनी चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए। और इनवैलिड रीजन से अगर आप कह दोगे तो वो गलती है। जैसे कि देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, क्या बच्चों को स्कूल में फोन लेके जाना चाहिए? नीचे देखो दो आर्गुमेंट होगी। हाँ, बच्चों को स्कूल में फोन लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल जिन बच्चों के दूर स्कूल होते हैं उनको कई बार क्या है कि घर तक आने के लिए वाहन नहीं मिलते, या पेरेंट्स को उनकी चिंता होती है कि बीच में जैसे माहौल खराब चल रहा है तो बच्चे किडनैप हो जाते हैं, बच्चों के कई तरीके से क्या है कि अपहरण हो जाते हैं। तो उस चक्कर में क्या है, जो दूर बच्चे दूर पढ़ने जाते हैं तो उनकी चिंता होती है पेरेंट्स को। तो वो कहाँ पर हैं, किस हालत में है, अगर उनको कोई दिक्कत है, कोई इमरजेंसी है, तो वो उनको अपने पेरेंट्स पे कॉल कर सके, इसलिए उन्हें फ़ोन देना चाहिए। ये पहली आर्गुमेंट है। दूसरी है, नहीं, बच्चे को फ़ोन नहीं लेना चाहिए। ये उनके लिए नुकसानदायक है, डायरेक्ट। अब नहीं देना चाहिए, सीधे आपने मना कर दिया, कोई वैलिड रीज़न ही नहीं दिया, तो दूसरी वाली आर्गुमेंट गलत हो जाती है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको सोचनी होती हैं कि वैलिड है कि नहीं आर्गुमेंट।
तो यहाँ पे आपको देखनी है आर्गुमेंट कौन सी स्ट्रांग है। देखो क्या बोलेगा क्वेश्चन, commemoration of national days should always be encouraged in schools and colleges. Commemoration of national schools days should be always encouraged in the school and colleges. Which of the following statements is given below is strong? तो मतलब क्या कहा गया है कि कॉमेमोरेशन जो होता है हमारे स्कूल में, जो कॉमेमोरेशन वगैरह डेज होते हैं, नेशनल डेज पे जो सेलिब्रेशन वगैरह होता है, और जो भी हमारे सेलिब्रेट किया जाता है, उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या उनको प्रोत्साहन किया, उनका एनकरेज किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। अब आपसे ये पूछा गया, नीचे आर्गुमेंट पढ़ो क्या क्या दी गई है। दिस टाइप ऑफ कमेमोरेशन गिव्स अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन एंड यूथ टू वैल्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल हु बिल्ट आर नेशन। ठीक है, तो ये पहली हमारी आर्ग्यूमेंट क्या कहती है कि इस प्रकार की जो कमेमोरेशन होती है वो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देती है क्या करने के लिए, यूथ वैल्यू के लिए। और जो लोग मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, या क्या कहते हैं, वैल्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल हु बिल्ट आर नेशन। ठीक है, ये वैल्यू देती है उस यूथ को जो क्या कहते हैं हमारे फ्यूचर में नेशन को बिल्ड करना वाला है ना। उसको क्या है, अपॉर्चुनिटी भी देती है और एक वैल्यू भी देती है। तो ये चीज हमारी बिल्कुल सही है, तो सही बात कही गई है ना, कि कमेमोरेशन होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं ना जो नया टैलेंट है, जो बच्चे हैं, उनको क्या है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की, और उन्हें भी क्या है कि एक्टिविटी करने का एक चांस मिलता है, जो भी हमारे नेक्स्ट होने वाली पीढ़ियां है ना, जो भी हमारे नेशन को बिल्ड करने वाली है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ो, देर इज नथिंग रॉन्ग इन द सेलिब्रेटिंग अ डे एंड एंजॉय वंस इन अ वाइल। ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे ही नॉर्मली कह दिया गया कि ये क्या है, देर इज नथिंग रॉन्ग, वहां कुछ भी गलत नहीं है ना। देर इज नथिंग रॉन्ग, यहाँ पे क्या है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं होता है कि एक बार साल में सेलिब्रेट करने में। अरे तो इस चीज के बारे में तो बात ही नहीं कही गई, मतलब बता गया ऐसे ही आपने कह दिया कि कोई गलत है कोई सही नहीं आ रहा, आप कोई वैलिड रीजन तो दो। गलत है। दिस इवेंट हैम्पर द फोकस ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द रेगुलर स्टडी। ये बच्चों की क्या है, जिस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं बच्चों की रेगुलर स्टडीज को क्या है, हैम्पर करते हैं, रोकते हैं। ये कहाँ का वैलिड रीजन है भाई? साल भर तो बच्चे पढ़ते ही है ना, और एक साल में एक दो दिन जो नेशनल डेज पे इस प्रकार की एक्टिविटी होती है, तो कहीं ना कहीं जैसे अभी देखो, आप देख रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान का क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। कहीं न कहीं क्या है कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, इस प्रकार की चीज़ें जब देखते हैं, या क्या कहते हैं, हमारे 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, नेशनल डेज़ होता है, उन पे जब देशभक्ति गाने बजते हैं, देश के जो हमारे शहीद हैं, उनका महत्व समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, वो कितना हमारे लिए त्याग त्याग करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। कहीं न कहीं कि हमारे देश के फौजी वगैरह हैं, जो भी हमारे देश के रक्षक हैं, उनके प्रति क्या है, उनको सम्मान की भावना बढ़ती है, और उनको पता लगता है कि लोग कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं वतन के लिए। और जो आपके पैट्रियोटिज़्म की या देशभक्ति की भावना है, वो कहीं न कहीं इन इवेंट्स के थ्रू एनकरेज होती है। और पढ़ाई तो पूरे साल ही चलती रहती है, ये एक साल में 1-2 इवेंट्स करा देने से थोड़ी ना पढ़ाई रुक जाएगी सारी, कि भाई नेशनल डेज़ हमने सेलिब्रेट किए, तो उस चक्कर में हमारी सारी पढ़ाई रुक गई। ये कोई वैलिड रीजन थोड़ी है। तो ये भी हमारा आर्गुमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो आपको क्या है कि ये बताना है 42 से 85 कैसे आ रहा है। तो आप देखो, आप छोटे नंबर से बड़े नंबर लाने की कोशिश किया करो। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग क्या है, मल्टीप्लाई वगैरह और ऐड चीजें आसानी को कर पाता है ना, आसानी से सोच पाता है, छोटे नंबरों से बड़ी संख्या आसानी से ला पाता है, जबकि बड़ी से छोटे लाने में हमें दिक्कत होती है। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, इंटू 2 प्लस 1, भाई 42 को इंटू 2 करोगे 84 प्लस 1 है। तो यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, वहां +1 है तो यहाँ पे होगा -1, 138। 138 को 2 से डिवाइड जब आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 69। 69 ऑप्शन में है, ये रहा 69 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है,
आपको स्क्वायर और क्यूब का भी लॉजिक मिल सकता है, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी लॉजिक मिल सकता है, प्लस माइनस का भी लॉजिक मिल सकता है, इंटू टू प्लस वन आया है, इंटू टू प्लस टू भी आ सकता है, इंटू टू प्लस थ्री भी आ सकता है, इंटू थ्री प्लस फाइव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आपको बस क्या एक दो बार मल्टीप्लाई करना, संख्याएं लिखना और मल्टीप्लाई करके देखना, या क्या कहते हैं आप स्क्वायर और क्यूब के नजदीक सोचने की कोशिश करना, आपको ज्यादा चीजें दिखेंगी। बाकी तो ये चीजें प्रैक्टिस से ही मजबूत होती हैं। चलो नेक्स्ट पे देखो, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज के क्वेश्चन में आपको क्या है, मिरर इमेज। अच्छा, मिरर इमेज में क्या है, देखो नॉर्मली मिरर हमारा इस तरफ का रखा होता है, वाटर इमेज में उस तरीके की चीजें होती है, लेकिन मिरर इन्होंने क्या रख रखा है, नीचे को रख रखा है, हमारा मिरर नीचे रखा है। अगर हमारा मिरर नीचे रखा जाएगा तो ये जो हमारा ट्रायंगल है ये हमारा दूर नजर आएगा और ऐसे उल्टा नजर आएगा। ये देखो इसमें ऊपर ही कर दिया गलत, ऊपर ही कर दिया गलत, और इसमें नीचे है, इसमें नीचे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अच्छा ये जो हमारा एरो है जब मिरर नीचे को रखा जाएगा तो ऐसे ऊपर को इसका मुंह होगा, इसमें नीचे ही कर दिया, रॉन्ग। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। मैंने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको क्या करना होता है कि आपको डायरेक्ट ना इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखने से आपको ज्यादा जल्दी चीजें दिखेंगी। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट भी दिख रही हैं चीजें, पर फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, है ना। देखो E5 पे आता है F6 6 5 3 29 22 5 6 5 7 4 4 19 10 21 6 ठीक गया। प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, इसी तरीके से पूरा आगे सीरीज कंटिन्यू हुई है। तो देखो इसमें आपको क्या टाइम बचाना है, तो जल्दी देखो, पहला ऑप्शन आपका अलग है सब में, तो पहला लेटर चेक करोगे, आर हमारा 18 पे आता है, इसमें प्लस वन करोगे तो आपको एस मिलेगा, ये दो ऑप्शन कट जाएंगे, पहला हमारा एस से शुरू होगा। नेक्स्ट में देखो फिर हमारा क्या हुआ है, माइनस वन हुआ है। अब आपको एक बार लॉजिक दिख जाए तो सारा चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले प्लस वन कर दिया तो अब माइनस वन होगा, माइनस वन होगा तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा, तो सी वाला ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन आ गया किसका, कैलेंडर का क्वेश्चन है। उसने कहा इफ टुडे इज मंडे, if today is Monday, what will be the after 62 days? आफ्टर 62 डेज, आप जानते हो कि अगर आज मंडे है तो अगर हर 7 दिन बाद क्या है, सेम डे रिपीट करता है, 7 दिन बाद भी फिर मंडे ही होगा, 7 दिन बाद फिर उसके बाद मंडे ही होगा, 7 दिन बाद फिर मंडे होगा, है ना। हर 7 दिन बाद सेम डे वापस आ जाता है या खुद को रिपीट करता है ना। तो इसमें क्या करोगे आप, 62 को किससे डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, और आपको रिमाइंडर लेना है, 7 से डिवाइड करोगे, 7 8 56 एंड देन रिमाइंडर 6, या तो आप 6 प्लस कर दो या आप माइनस वन कर दो। 6 प्लस करोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, संडे। या आप एक काम और कर सकते थे कि अगर ये यहाँ पे 62 की जगह 63 होता तो हम पूरा डिवाइड करते तो फिर से हमारा मंडे आ जाता, लेकिन ये क्या है, 63 में एक कम था, माइनस वन था, तो आपको क्या है, मंडे से एक दिन पहले जाना पड़ेगा। इस तरीके से करोगे तो ज्यादा जल्दी चीज आ पाएगी। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बता रहा हूँ कि मैंने एक दिन आगे कर दिया, 63 मान लिया मैंने, 62 नहीं माना, मैंने कहा 63 दिन आगे आगे जाना है। अगर मैं 63 दिन अगर आगे आगे जाता तो 7 9 जा 63, पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है, और हम जानते हैं कि 63 अगर पूरा 7 से हमारा डिवाइड हो जाएगा तो सेम डे वापस आ जाएगा, वापस मंडे आ जाएगा। लेकिन हमें क्या है, 63 डेज आगे थोड़ी जाना था, 62 ही जाना था, तो हमें एक डेज बैक आना पड़ेगा, मतलब हमारा संडे होगा राइट आंसर, है ना। तो ऐसे भी चीजों को आप देख सकते थे, तो हमारा क्या है, संडे इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। ये देखो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दी जाएंगी ऊपर, और उसके बिहाफ पे आपको बताना है नीचे कौन कौन से कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। फर्स्ट देखो, शुभम इज माई कजन, शुभम मेरा कजन है, ओके। अ कजन मे बी आंट सन, अंकल सन, और सन ऑफ पेरेंट्स दैट सिबलिंग्स, ठीक है। एक कजन क्या है,
आंट का भी सन हो सकता है, अंकल का भी सन हो सकता है, और पेरेंट्स से स्टेप सिबलिंग्स का भी सन हो सकता है। अब कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है? शुभम इज माई सिस्टर्स कजन। रॉन्ग। ये कहाँ मेंशन है भाई? आपको स्टेटमेंट में कहीं बताया गया कि वो आपकी सिस्टर का लड़का है? नो। इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखो, शुभम इज माई अंकल सन। शुभम मेरे अंकल का सन है। गलत। अब आप सोचेंगे ये क्यों गलत हो गई? देखो, पहली वाली तो इसलिए गलती हो गई कि माई सिस्टर सन दिया, ये तो बिल्कुल ही अलग है, इसमें तो किसी को डाउट होगा नहीं। नेक्स्ट हमारा इसलिए गलत होगा क्योंकि शुभम कहा गया है कि मेरे अंकल का सन है, और जबकि क्या कहा गया है कि इन्होंने बताया है कि जो एक कजन होगा, शुभम मेरा कजन है, और जो कजन हो सकता है वो आपका अंकल का भी सन हो सकता है, और आपका क्या पेरेंट्स के स्टेप सिबलिंग्स का भी सन हो सकता है, या क्या कहते हैं, आंट का भी सन हो सकता है। तो आप मुझे बताओ, क्या आप 100% श्योरिटी के साथ बता पा रहे हो कि वो अंकल का ही सन है? क्या पता वो आंट का सन हो, क्या पता वो सन ऑफ पेरेंट्स के स्टेप सिबलिंग्स का सन हो, कुछ भी हो सकता है। भाई आप 100% नहीं कह पाओगे कि वो आपके अंकल का ही सन है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, ये था हमारा सीयूईटी 2023 में पूछे गए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग के सभी ऑल क्वेश्चंस या ऑल रीजनिंग के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिनको आप अपने साथ यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हैं कि ये भी अच्छा स्कोर करे मेरी तरह और यूनिवर्सिटी में मेरे साथ मिले मेरे को, है ना, ताकि आपका सिलेक्शन हो, उसका भी तो विचारेगा आपके दोस्त का भी। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियोस पे कमेंट करके जरूर बताया करो कैसी लगी आपको वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो। और बेस्ट ऑफ लक आपके सीयूटी 2025 के एग्जाम के लिए। तैयारी अच्छे से जारी रखो, है ना। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो जाहिर सी बात है कमेंट करके मेरे को पूछ सकता है। थैंक यू।